तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, हमारा एक नया टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम कहते हैं जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य, इससे पहले हमने कोशिका द्रव्य पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य वो आखिर होता क्या है? तो हमने पढ़ा था कि कोशिका के अंदर केंद्र को छोड़कर जो पदार्थ पाया जाता है उसको हमने साइटोप्लाज्म कहा था। अगर हमें उसमें न्यूक्लियस केंद्र को रख दें तो वो बन जाता है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। तो हम ये कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर पाया जाने वाला संपूर्ण पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य कहलाता है। यानी हम ये कहेंगे प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म तो होता ही है और साइटोप्लाज्म के साथ साथ केंद्रक भी पाया जाता है, अर्थात कोशिका द्रव्य और प्लस केंद्रक, ये दोनों जब हम कोशिका द्रव्य में केंद्रक हो रहा जाता है तो हम उसे जीव द्रव्य कह देते हैं। ये जीव द्रव्य है। जैसे प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, और प्लाज्मा का मतलब जैसे फ्लूइड या थिंक होता है। तो पहला फ्लूइड जो एक जीवित कोशिका में संपूर्ण जैविक कार्य करने के लिए जो पहला फ्लूइड की जरूरत है वो जीव द्रव्य था। जीव द्रव्य का बनना ज़रूरी है। अगर कोई जीव है वो सभी जैविक क्रियाएं करता है तो उसमें जीव द्रव्य निश्चित रूप से पाया जाएगा। तो ये कोशिका के सभी जो जैविक लक्षण होते हैं उन लक्षणों को प्रदर्शित करने वाला सजीव पदार्थ है। मतलब इसके बिना कोशिका संपूर्ण रूप से जीवित नहीं मानी जा सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्र को होता है, केंद्र के अंदर डीएनए होता है, और इस केंद्र का अगर नहीं होगा तो कोशिका का कोई नियंत्रण करने वाला नहीं रहेगा और अंत में कोशिका मर जाएगी या मृत हो जाएगी। तो नई कोशिका जनन कर पाएगी, नई कोशिका वृद्धि कर पाएगी, नई उसमें कुछ प्रोटीन का संश्लेषण होगा। तो बिना केंद्रक के एक जीव है वो अपने सभी जैविक लक्षणों का प्रदर्शन नहीं कर सकता। इसलिए केंद्र का होना बहुत ज़रूरी है। जब केंद्रक होता है तो जीव है वो संपूर्ण जैविक लक्षणों, यानी एक सजीव के लिए, जीवित रहने के लिए जो जो गुण होने चाहिए उसमें वो संपूर्ण गुणों का वो प्रदर्शन करता है। इस कारण से जीव द्रव्य को जीवित पदार्थ कहा जाएगा। अगर इसके अपन खोज की बात करें तो खोज इसकी किस तरह से हुई? देखो, एक कोर्टी, एक साइंटिस्ट हुआ था। उस कोर्टी ने सर्वप्रथम इसको देखा था। और एक साइंटिस्ट हुआ था डुजार्डेन ने इसको सारकोड कहा। ने इसको नाम क्या दे दिया? सारकोड। और एक जो पुरकिंजे, एक साइंटिस्ट हुआ था पुरकिंजे, इस पुरकिंजे ने इसके लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का सर्वप्रथम में प्रयोग किया। तो जो प्रोटोप्लाज्म शब्द सर्वप्रथम इस पदार्थ के लिए, इस द्रव्य के लिए उपयोग में किया गया, वो पुरकिंजे साइंटिस्ट था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जैसे है कि हेक्सले एक साइंटिस्ट हुआ था, हेक्सले। उस हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा है। भौतिक आधार, अर्थात भौतिक आधार का मतलब हो गया फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ का एक आधार है। मतलब जैसे एक हमारी भूमि में तमाम प्रकार के पेड़ पौधे या जीव जंतु या फसलें होती है, तो वो एक आधार प्रदान करती है भूमि। उसी तरह से एक जीव में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है उसको संपन्न करवाने के लिए जो भौतिक आधार प्रदान करता है वो हमारा जीव द्रव्य ही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि जीवन का भौतिक आधार किसने कहा इसको? तो वो है हेक्सले। फिर एक साइंटिस्ट था मैक्सुल्ज ने क्या कहा कि इन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं जीव द्रव्य सिद्धांत, या जिसको अपन कहेंगे प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। तो इन्होंने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी और कहा
कहा कि सभी जीवों सभी जीवों में एक समान जीव द्रव्य होता है। एक समान जीव द्रव्य होता है। लगभग हम देखते हैं कि सभी जीवों में समान प्रकार का जीव द्रव्य होता है। कई बार प्रोकैरियोट यूकैरियोट में हम केंद्र की संरचना अलग अलग हो सकती है, लेकिन सभी में जीव द्रव्य लगभग एक ही प्रकार का पाया जाता है। एक साइंटिस्ट हुए थे वॉन मोहल ने जीव द्रव्य का महत्व स्पष्ट किया कि जीव द्रव्य हमारे लिए, कि जीव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने सेल डिवीज़न का अध्ययन करके ये देखा कि इसके लिए वास्तव में जनन के लिए या जीव की वृद्धि के लिए जीव द्रव्य का होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये वॉन मोल ने इसका महत्व को प्रदर्शित किया था। तो ये तो इसकी खोज के बारे में थी। अब पढ़ते हैं इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, यानी जिसको हम कहें भौतिक गुण इसके क्या क्या हैं। तो अगर इसको में एक जीव द्रव्य को अपन देखें तो जीव द्रव्य बिल्कुल एक रंगीन पदार्थ द्रव्य है। रंगीन है, साफ क्वालिटी है, बिल्कुल स्वच्छ है, चिपचिपा होता है, इसके अंदर लचीला होता है, लचीलापन बिल्कुल स्मूथ होता है। बहुत सारे इसके अंदर पदार्थ पाए जाते हैं। इस कारण ये जटिल है। बहुत सारे कणनुमा संरचना पाई जाती है। इस कारण इसे कणिकाएं में भी होता है और जेली के समान होता है। जेली के समान अर्ध तरल पदार्थ होता है। अर्ध तरल पदार्थ होता है। और अगर इसको अपने इसकी किसी विलयन की प्रकृति की देखें तो ये एक कोलाइडी प्रकृति का पदार्थ होता है। कोलाइडी प्रकृति क्या होती है कि जिस तरह से हमारा दूध है, तो दूध एक कोलाइडी प्रकृति का है। तो मतलब दूध का है कि कोलाइडी प्रकृति में जो माध्यम होता है उसमें जो कण होते हैं, वो कण जो इतने बड़े भी नहीं होते हैं कि वो जम जाएं, और इतने छोटे भी नहीं होते हैं कि वो पूरी तरह से घुल जाएं। तो जो विलयन बनेगा, यानी सूक्ष्म कणों से तो वो बड़े होते हैं, और सामान्य जो कण होते हैं उनसे वो कण छोटे होते हैं, इसलिए वो पूरी तरह से घुलते भी नहीं है, तो जमते भी नहीं है, और इस माध्यम में वो निलंबित रहते हैं। तो इस तरह के विलयन को हम कोलाइडी विलयन कहेंगे। इसके हमारा जो जीव द्रव्य को देखें तो ये प्रकाश, ताप, कोई इलेक्ट्रिसिटी अपन बिजली प्रवाहित करें उसके मध्य में किसी रासायन पदार्थ, इन सभी आदि के प्रति अनुक्रिया करता है। तो अनुक्रिया कौन करेगा? जो सजीव होगा वही करेगा। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि हमारा जो जीव द्रव्य वो कैसा है? सजीव होता है, क्योंकि ये इनके प्रति क्या करता है? अनुक्रिया करता है। नेक्स्ट अपन अगर बात करें तो इसकी अपन बात करते हैं इसकी प्रकृति के बारे में। तो हम नेक्स्ट पढ़ें जीव द्रव्य की आखिर नेचर कैसी है, प्रकृति कैसी होती है। तो हमें ये कहें कि नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कौन कौन वैज्ञानिक इसके नेचर को किस प्रकार से बताते हैं कि इसका किस रचना बताता है। तो अलग अलग वैज्ञानिक को अलग अलग मत है। तो इसमें अपन अलग अलग मत पढ़ेंगे और फिर एक महत्वपूर्ण मत को भी इसमें निकालेंगे। तो एक पहला मत है जैसे जिसको अपन कहते हैं कुप्पिकामय सिद्धांत, जो एल्वियोलर थ्योरी है। एल्वियोलाई, जैसे हमारे फेफड़ों में एल्वियोलाई होती है, उस तरह से ये कुप्पिकामय सिद्धांत ये कहता है कि इसकी संरचना कुप्पिकाओं की तरह होती है। तो ये एक साइंटिस्ट तो आजा बूसली, तो बूसली ने इसको दिया। तो इसके अनुसार ये है कि जो जीव द्रव्य दो अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से बना है। ये कुप्पिकामय सिद्धांत ये कहता है। तो इसमें दो अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से बना हुआ है, और ये भी कहता है कि जो अधिक घनत्व वाला पदार्थ है, अधिक घनत्व वाले पदार्थ में कम घनत्व वाला पदार्थ कुप्पिका के समान झाग जैसी
रचना बनाता है। तो इन्होंने किया, लेकिन ये इतना उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ। इसने कहा कि जो अधिक घनत्व वाला है उसमें कम घनत्व वाला इस तरह से कुपिका जैसी संरचना बना लेता है। तो ये सिद्धांत है कुपिकामय सिद्धांत, जो कि इतना महत्वपूर्ण साबित नहीं हुआ। फिर आया एक ने कहा कि जीवद्रव्य कणों के समान रचना बनाता है, तो उस सिद्धांत को कह दिया कणिकामय सिद्धांत। और कणिका को हम कहते हैं ग्रेन्यूल्स। तो ग्रेन्यूल्स थ्योरी हो गई है, ग्रेन्यूल्स थ्योरी दी गई थी, एक साइंटिस्ट हुआ था अल्टमान। तो अल्टमान ने ग्रेन्यूल थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या किया, इनके अनुसार जीवद्रव्य असंख्य सूक्ष्म कणिकाओं से बना होता है। सूक्ष्म कणिकाओं से बना होता है, मतलब इन्होंने ये कह दिया कि ये जीवद्रव्य और ये जीवद्रव्य सूक्ष्म कणिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये भी इसके कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत नहीं है। फिर इसके बाद में आया एक तंतुमय सिद्धांत। तो अगला सिद्धांत क्या कहता है, अगला आया तंतुमय। तो ये सिद्धांत नाम से स्पष्ट है कि तंतुओं से बना होता है, अर्थात इसको अपन कहते हैं फाइब्रिलर थ्योरी। जो फाइब्रिलर थ्योरी है, ये एक साइंटिस्ट हुआ था फ्लेमिंग। इसको आप ऐसे याद करो, एफ से एफ, फाइब्रिलर से फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने ये कहा कि जो इसने क्या कहा कि जीवद्रव्य असंख्य सूक्ष्म तंतुनुमा का मतलब हो गया धागे के समान रचनाओं से बना होता है। ये कह दिया फ्लेमिंग ने, ये बना होता है। और ये तंतु किसके बने होते हैं, इसने ये भी कहा कि ये प्रोटीन से बने होते हैं और इन्हें मीसेली या माइटोम कहते हैं। तो इसने ये कह दिया कि असंख्य तंतुनुमा धागे की समान रचनाओं से बना हुआ है, और ये प्रोटीन के बने हुए धागे इनको मिसेली या माइटोम कहते हैं, जैसे ये है। तो इसने कह दिया कि ये बहुत सारे इस तरह से धागे नुमा संरचनाओं से मिलकर बना है। तो ये सिद्धांत किसने दिया, ये आपका अल्टमान ने, ये फ्लेमिंग ने सिद्धांत दिया था। फ्लेमिंग ने फिलामेंटियस, अल्टमान ने दिया था कणिका में। इसके बाद में जो सिद्धांत है वो आया जालिकावत, कि इसकी संरचना जैसे जालिका में होती है। तो जालिका में सिद्धांत रेटिकुलर। तो एक साइंटिस्ट हुआ था क्लीन और एक उसका हुआ था साथी कार्नोई। तो क्लीन और कार्नोई ने दिया। तो इन्होंने ये कहा कि जो जीवद्रव्य है वो बारीक तंतुओं के जाल से बना होता है। तो इन्होंने ये कहा कि जैसे ये जीवद्रव्य है तो उसमें बहुत सारे बारीक जाल युक्त जैसे तंतु होते हैं, और वो आपस में क्या बना लेते हैं, जाली सी बना लेते हैं। तो ये सिद्धांत क्या हो गया, जालिकामय सिद्धांत। इसके बाद में जो सबसे मान्य सिद्धांत आया वो है कोलोइडी सिद्धांत। ये सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, कोलोइडल थ्योरी। ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो ये दिया गया था, ये सब सर्वप्रथम साइंटिस्ट हुए हैं फिशर व हार्डी। सर्वप्रथम फिशर व हार्डी ने दिया, और ये बाद में एक साइंटिस्ट हुए थे विल्सन ने इसको प्रतिपादित किया। पहले दिया फिशर व हार्डी ने, और फिर इसको दिया विल्सन ने। फिशर और हार्डी ने इसको सबसे पहले दिया, और फिर कुछ चेंजेस करके विल्सन ने इसको प्रतिपादित कर दिया। तो एक कोलाइडी विलेन आखिर बनता कैसे है, तो इसमें होता है क्या है कि दो तरह के इसके अंदर संरचनाएं पाई जाती है, जिसको परिक्षेपण माध्यम या परिक्षिप्त
प्रावस्था कहते हैं। तो जो कोलाइडी, इसके अंदर जो कोलाइडी पदार्थ है, तो वो कोलाइडी पदार्थ आखिर होता क्या है? तो इसमें दो घटक होंगे इसके कोलाइडी पदार्थ के, जिसको अपन एक को तो कहेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसको तो बोलेंगे अपन डिस्पर्स्ड फेज। तो इसमें तो ये परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होगी? कोलाइडी विलयन में, जो कोलाइडी विलयन बनेगा उस कोलाइडी विलयन में जो निलंबित कण है, उन कणों को हम परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। और दूसरा इसका घटक होगा जिसको अपन कहेंगे परिक्षेपण माध्यम, यानी इसको हम कहेंगे डिस्पर्स्ड मीडियम। तो जो डिस्पर्स मीडियम होगा उसमें इन कणों को वो घोलने वाला रहेगा, यानी वह माध्यम जिसमें ये कोलाइडी जो कण होते हैं वो निलंबित रहते हैं, यानी कोलाइडी विलयन में निलंबित कण जो कण है वो तो कहलाएंगे परिक्षिप्त प्रावस्था, यानी जो कण होंगे वो। और जो माध्यम होगा और उस माध्यम में ये जो कण बिखरे हुए रहेंगे उस माध्यम को कहेंगे परिक्षेपण माध्यम, और जो कण होंगे उनको बोलेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था या डिस्पर्स्ड फेज। तो इस तरह का बहुत से ऐसे विलयन है जो कोलाइडी विलयन की तरह काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन गोंद का विलयन ले लें या दूध ले लें, ये भी एक कोलाइडी विलयन का, या जिलेटिन, या अपन जैसे जो प्रोटीन आती है एल्बुमिन, उसको घोल लें, तो ये सारे हैं वो कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं। ये जो कोलाइडी विलयन है, तो कुछ पदार्थ इसमें क्या होते हैं, जैसे एक तो है जल आपका द्रव स्नेही कोलाइडी, द्रव स्नेही कोलाइडी। ये द्रव स्नेही कोलाइडी कौन होते हैं? तो नाम से स्पष्ट, जो द्रव के साथ स्नेह करते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर तेजी से कोलाइडी विलयन बनाते हैं, कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, तेजी से कोलाइडी विलयन बनाते हैं, तब इन्हें द्रव स्नेही कोलाइड, या इनको हम कहते हैं सस्पेंशन, इनको हम सस्पेंशन भी कहते हैं। अगर ये विलायक अगर पानी हो, और हम जानते हैं कि बहुत सारे मामलों में विलायक पानी होता है, तब इसको हम कहेंगे जल स्नेही कोलाइड कह देंगे, कोलाइड कहते हैं। तब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पानी में स्टार्च मिला दिया, या जिलेटिन मिला दी, या गोंद को मिला दिया, तो ये हमारा, और इसी तरह से जो जीव द्रव्य है वो भी इसी का एक जल स्नेही कोलाइड के रूप में पाया जाता है। तो ये स्टार्च, जिलेटिन, गोंद या जीव द्रव्य हमारा इसके सारे उदाहरण है। एक कोलाइडी जो विलयन होते हैं वो होते हैं द्रव विरोधी, जो बहुत धीमी गति से कोलाइड बनाते हैं। तो द्रव विरोधी कोलाइड कौन होते हैं? वे पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर धीमी गति से कोलाइड विलयन बनाते हैं, यानी बहुत धीमी गति से कार्य करते हैं। तो इस धीमी गति का मतलब हो गया तो विरोधी हो गए, तब उनको हम कहेंगे द्रव विरोधी कोलाइड, या इनको हम कहते हैं
इमल्सन, तो हम इनको इमल्सन भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इमल्सन और सस्पेंशन क्या होते हैं? ये तो द्रव स्नेही होते हैं और इमल्सन द्रव विरोधी होते हैं। अगर यहाँ पर विलायक के रूप में पानी हो तो, अगर विलायक के रूप में जल हो तो, विलायक के रूप में जल होता है तो हम कह देंगे जल विरोधी कोलाइड बनेगा। फिर जल विरोधी कोलाइड। जैसे हम अगर पानी में किसी धातु के ऑक्साइड लें तो वो पानी में कोलाइड नहीं बनाएंगे, या हाइड्रोक्साइड ले लें, हाइड्रोक्साइड, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, तो वो द्रव विरोधी या जल विरोधी कोलाइड का निर्माण करेंगे। ये जो कोलाइडी विलयन होते हैं, अगर इनकी अवस्था की बात करें तो इसमें दो तरह की अवस्थाएं पाई जाती है। जैसे जो कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन की अवस्थाएं, तो अगर हम अवस्था की बात करें तो इसमें दो तरह की अवस्थाएं होती है। एक तो होती है इसके अंदर जिसको अपन कहते हैं सोल, और दूसरी होती है जिसको अपन कहते हैं जेल। तो जो ये सोल और जेल है, ये जो सोल है ये तरल अवस्था है, तरल अवस्था, और इसमें जब पानी कम होता है तो ये थोड़ी गाढ़ी और अर्ध ठोस अवस्था बनती है। तो गाढ़ी और अर्ध ठोस अवस्था को तो कहते हैं जेल, और जो तरल स्टेज होती है उसको बोलते हैं सोल। तो ये जो सोल है ये जेल के अंदर बदल सकती है, जेल फेज में बदल जाती है। तो सोल का जेल में बदलना तो कहलाता है जेलेशन, और ये वापस जेल सोल में बदल सकती है तो हम इसको कहते हैं सोलेशन। तो जेलेशन और सोलेशन है वो इनका अंतः परिवर्तन जीवद्रव्य में होता रहता है। जीवद्रव्य एक कोलाइडी विलयन है। अब हमको ये पता चल गया कि जीवद्रव्य एक कोलाइडी विलयन है, और वो भी कौन सा कोलाइडी विलयन है? जल स्नेही कोलाइडी विलयन है, हमें ये पता चल गया। तो ये सिद्ध करो कि ये जल स्नेही या एक कोलाइडी विलयन है। तो इसमें कुछ गुण पाए जाते हैं, वो गुण कौन कौन से हैं? तो एक तो इसमें होता है कि शांता का गुण, और एक सोल और जो जेल है, सोल और जेल, वो इसके अंदर अवस्था पाई जा रही है, सोल और जेल अवस्था। इसके अलावा और इसमें विद्युत का प्रभाव हो सकता है, विद्युत का प्रवाह हो सकता है। इसका हम जीवद्रव्य है वो जम सकता है, स्कंदन हो सकता है। तो अगर हम इसकी एसिड और बेस से क्रियाएँ कराएं तो ये स्कंदन हो जाता है या जम जाता है। जो दृश्य प्रकाश होता है, उस दृश्य प्रकाश की किरणों का ये विवर्तन करता है। विवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश की किरणें आती है उसके मार्ग को फैला देता है, तो प्रकाश का विवर्तन करता है, और ये कोलाइड का एक प्रमुख गुण है। इसके कणों की ब्राउनियन गति होती है, तो कणों में ब्राउनियन गति होती है। जीवद्रव्य में संकुचन की क्षमता होती है, और ये लचीला या प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। तो ये सब एक कोलाइडी विलयन के गुण है कि कोलाइडी विलयन में शांता, सोल जेल अवस्था या विद्युत का प्रवाह, स्कंदन, प्रकाश का विवर्तन है, कणों की ब्राउनियन गति, संकुचन की क्षमता, प्रत्यास्थता, तो ये एक कोलाइडी विलयन के सभी गुण प्रदर्शित करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो जीवद्रव्य है वो एक कोलाइडी विलयन की तरह काम करता है। तो कोलाइडी विलयन आप समझ गए होंगे कि कोई ऐसा विलयन है जिसके अंदर, जैसे मान लीजिए पानी है, पानी में ऐसे कण है जो कि इतने बड़े भी नहीं है कि वो नीचे जाके जम जाएं, इसके पेंदे में जमे, और इतने छोटे भी नहीं है कि ये पूरी तरह से घुल जाएं। यानी इनके कणों का आकार है वो सूक्ष्म कणों से तो बड़े होते हैं और सामान्य कणों से छोटे होते हैं। तो ये इसके अंदर तैरते हुए रहते हैं, निलंबित रहते हैं, न तो पूरी तरीके से घुलते हैं और न ही नीचे जमते हैं।
तो इस तरह का जो विलयन बना वो कोलाइडी विलयन होता है। जैसे हमारा दूध एक स्पष्ट उदाहरण है इसका। तो दूध के अंदर जैसे पानी होता है और पानी के अंदर विभिन्न प्रकार की वसाएं या प्रोटीन के जो कण है वो निलंबित रहते हैं। तो जो दूध उनको एक कोलाइडी विलयन की का उदाहरण होता है। नेक्स्ट अपन ने कुछ जीव द्रव्य में जो कुछ गतियाँ होती है उनको पढ़ेंगे।